हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी ऑप्टिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में अर्थात प्रकाशिकी भी कह सकते हैं। इसमें हमने चर्चा शुरू में किया है कि हम मुख्यतः दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जिसमें से हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पिछली क्लासेस में चर्चा कर लिया है अच्छे से। और वहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार के दर्पण, उनका क्रियाविधि, उनसे इमेज कैसे बनती है, और साथ ही साथ लास्ट क्लास में हमने उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे आपके एनसीईआरटी में उनको हल किया है। फिर भी आगे चलकर हम उससे संबंधित जो प्रश्न संभव हो सकते हैं, जितने तरह के पूछे जा सकते हैं, उनको हम अलग से भी एक क्लास में न्यू वीडियो में उसको हम लोग समाहित करेंगे, सारे तरह के प्रश्नों को। हालांकि आज हम, चूँकि हमारा परावर्तन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग जो है अध्ययन करेंगे अब आगे चलकर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस पर चलते हैं, चूँकि उस परावर्तन वाले अध्याय में हम लोगों ने जो भी चीज़ें उसमें संभव हो सकती है देख लिया है। फिर भी एक बार कह रहे हैं कि उससे संबंधित कुछ और प्रश्न हम अभी लास्ट में कराएंगे। ये अपवर्तन का भी टॉपिक जब कंप्लीट हो जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के से संबंधित रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चन को एक साथ कोशिश करेंगे, हम लोग एक बार फिर से करेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग जो है ये चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। चैप्टर तो वही है एक तरह से, लेकिन जो घटना यहाँ पर हो रही है वो अलग है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पर था रिफ्लेक्शन, यहाँ पर है रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये है कौन सी चीज़, किसकी बात हो रही है। स्टूडेंट, इसको समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम चर्चा कर लेंगे, और क्योंकि उसका नाम बार बार पड़ेगा, वो है माध्यम। ठीक है, ये शब्द का हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे, इसलिए इसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब आप माध्यम कहते हो, मीडियम कहते हो, तो इसका क्या अर्थ होता है बताइए। हम जानते हैं कि माध्यम जब कोई होता है तो एक तरह से हम उसका रास्ता के तौर पे प्रयोग करते हैं कि कोई रास्ता है, मतलब एक पाथ है, एक रूट है। हाँ, जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें, कहते हैं हम स्कूल कैसे आए, किस माध्यम से आए हैं, तो हमने कहा कि हाँ हम साइकिल से आए हैं या हम बस से आए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसके सहारे एक जगह से दूसरे जगह पहुँचे हैं। एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे आप पढ़ रहे हैं, कहेंगे किस माध्यम से पढ़ाई आपकी हो रही है, तो कोई बच्चा कहेगा हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश का क्या अर्थ है। वहाँ पर हिंदी मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है तो क्या वो हिंदी पढ़ता है? नहीं, उसका उद्देश्य होता है जो भी ज्ञान उसको अर्जित होगा, जो ज्ञान, देखिए ज्ञान उसको चाहिए कहाँ से, किताब से आएगा या तो स्कूल में टीचर से उसको ज्ञान मिलेगा। तो जो ज्ञान का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात टीचर से जो बच्चे में जा रहा है या किताब से जो बच्चे में जा रहा है ज्ञान, उसका किसके सहारे जा रहा है। तो अगर वह ज्ञान हिंदी भाषा के सहारे जा रहा है, हिंदी भाषा के सहारे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बच्चा कहेगा हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से ज्ञान, नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कहेगा हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। वहाँ पे माध्यम का यही अर्थ है। वहाँ भी आप देख रहे हैं जिसकी हेल्प से कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्यतः जो चीज़ चल रहा है यहाँ पर इस चैप्टर में, वो है प्रकाश। अर्थात यहाँ हम जो भी बात करेंगे वो प्रकाश को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ माध्यम जो है वो किसकी बात हो रही है? प्रकाश की। तो प्रकाश के माध्यम का क्या अर्थ है? मतलब प्रकाश जिसमें से होकर चलता है। तो स्टूडेंट, हमने देखा है कि प्रकाश कहाँ कहाँ चल सकता है। वैसे तो सबसे अच्छा, सबसे अधिक इसकी स्पीड होती है निर्वात में, सबसे आसानी से चल पाता है, लेकिन कुछ और पदार्थों में भी चल सकता है। हम जानते हैं स्टूडेंट, हमने लोअर क्लासेस में अध्ययन किया है कि प्रकाश के चलने के गुण के आधार पे आपने जो है वस्तुओं को 3 मुख्य भाग में बांटा था, याद होगा आपको।
एक होता है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पास हो जाता है, एक में कम गुजरता है, एक में पूरी तरह से नहीं गुजरता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ा है, फिर भी एक बार लिख देते हैं नाम। आप जानते हैं ऐसा कोई पदार्थ या वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह से गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। या कोई वस्तु, कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। ट्रांसपेरेंट का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये जैसे हो गया वायु में से आप देखते हैं प्रकाश बहुत अच्छे से गुजरती है। एयर हो गया, प्योर वाटर हो गया, या कुछ ग्लासेस हो गए जो कलरलेस होते हैं, जिसमें कोई कलर ना हो, तो आप देखते हैं उसमें प्रकाश बहुत अच्छे से पार होता है। कुछ फाइबर भी होते हैं। ऐसे ही हो अगला एक आता है कैटेगरी, वो है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट जो है इसकी अगर बात हम करें तो देखिए हिंदी में भी नाम इनका बोलते जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, मतलब पारदर्शी मतलब जिसके पार देखा जा सके। दर्शी मतलब देखना, जिसके पार हम आसानी से देख सकें। और हम कोई चीज़ को देखते कैसे हैं? जब उस वस्तु से प्रकाश हमारी आंख में पहुंचता है। अर्थात अगर किसी वस्तु प्रकाश आर पार आसानी से हो जा रहा है तो उसको हम पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश पार तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि आंशिक रूप से थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश पार हो पाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट या अल्प पारदर्शी भी कहते हैं। और कुछ मीडियम ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनसे, हाँ, इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर आपका ग्लास थोड़ा डर्टी हो गया, हाँ, तो वो हो गया। और या तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कलरफुल हो, या पॉलीथीन देखिए, अगर पॉलीथीन थोड़ा सा कलरफुल हो तो आप देखते हैं जनरली उससे पूरी तरह से प्रकाश नहीं पार हो पाता। तो ऐसे पदार्थों को जनरली हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या अल्प पारदर्शी। एक और कैटेगरी होती है स्टूडेंट जो प्रकाश को एकदम से पार नहीं होने देता। हाँ, मतलब पार नहीं मतलब अपारदर्शी, अर्थात जिसके हम पार देख ना सके। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक। ठीक है, तो इन तीनों तरह के अगर हम पदार्थों को ध्यान से देखें तो स्टूडेंट ज़रा आप खुद ही सोचिए, इसमें से अगर हमें प्रकाश के लिए रास्ता चुनना है, प्रकाश के लिए एक अच्छा रास्ता की ज़रूरत है, तो कौन सा बेहतर होगा? जान रहे जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो सके। और यहाँ पर वो है पहला वाला कैटेगरी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब पारदर्शी माध्यम। तो स्टूडेंट हम जब इस चैप्टर में माध्यम की बात करेंगे तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे जिसमें से प्रकाश गुजर सके, अर्थात हम पारदर्शी माध्यम की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि निर्वात को भी स्टूडेंट होता तो कुछ नहीं निर्वात में। निर्वात क्या है? जहाँ कुछ भी ना हो। हाँ, आप कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ मैटर। हाँ, जहाँ कोई भी पदार्थ ना हो उस हिस्सा को ही हम निर्वात कहते हैं। याद रखिए मैटर में वायु भी आता है। हाँ, वायु भी एक पदार्थ है। तो एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, पदार्थ की अनुपस्थिति, ये क्या है? वैक्यूम। तो उसको भी यहाँ वहाँ से भी चूंकि प्रकाश गुजरता है तो उसको एज ए माध्यम हम बोल लेते हैं कि वैक्यूम एक माध्यम है, लेकिन क्योंकि वैक्यूम से होकर गुजर रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई पदार्थ नहीं होता। हम जब माध्यम कहते हैं जनरली हमारे मन में आता है कोई पदार्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में आप कंसीडर करेंगे क्या, किन चीज़ों से, वस्तुओं से प्रकाश गुजरता है। आपके मेन एग्जाम्पल में आएगा वायु। वायु में सबसे अच्छा गुजर पाता है। अगर पदार्थ की बात करें, वायु के अलावा शुद्ध जल हो गया या ग्लास हो गया, इनसे प्रकाश अच्छे से गुजर पाता है। तो इनको एज ए माध्यम, एज ए मीडियम कंसिडर करेंगे। और प्रकाश जिस माध्यम से होकर आसानी से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर चल कौन रहा है? प्रकाश। यहाँ पे हमें नहीं चलना है, यहाँ पे चलना है प्रकाश। तो इसलिए उस माध्यम को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, ऐसे मीडियम को हम कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, आसान है स्टूडेंट। तो प्रकाशिक माध्यम जब हम कहें या सिर्फ माध्यम कहें इस चैप्टर में, तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ की, कुछ ऐसी चीज़ की जिसमें से प्रकाश गुजर सके आसानी से। हाँ, थ्रू विच लाइट पासेस इजिली, दैट विल बी रेफर एज ऑप्टिकल मीडियम। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम।
तो आइए स्टूडेंट फिर से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में फिर से हमने बोला था कि क्या इसका हम लोग नाम दिए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पर परावर्तन में था रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। आइए इसको समझते हैं स्टूडेंट। हमने जैसा कि परावर्तन में देखा था कि प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा के लौट जा रही थी, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में ऐसा पदार्थ पड़ा या कोई ऐसी चीज़ पड़ी जिसमें से टकरा के लौटने के बजाय उसी में घुस जाए, मीन्स पेनिट्रेट, वहाँ बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे वाले साइड चला जाए, तो यहाँ पर जो घटना होती है इसी को हम नाम देते हैं अपवर्तन। जैसे समझिएगा, यहाँ पर एक बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब जानते हैं आप? बाउंड्री क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों के बीच में रेखा, एक मतलब जो उनको सेपरेट करता है। तो बाउंड्री जब हम कहते हैं तो हमारे मन में दो चीज़ें आती है कि बाउंड्री की एक पार और बाउंड्री की दूसरी पार, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ हम बाउंड्री बनाए हैं, मान लीजिए माध्यम का, मतलब एक साइड है माध्यम वन है और दूसरे साइड है माध्यम 2, मतलब दो अलग अलग पदार्थ हैं जिनके बीच में ये बाउंड्री बना दिया। माध्यम 1 कुछ भी हो सकता है, ऐसे माध्यम 2 भी कुछ हो सकता है। जैसे माध्यम 1 में हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। ऐसे ही माध्यम 2 में अगर एयर 1 में लिए हैं तो 2 में वाटर ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए। ऐसा कोई पदार्थ अलग जो 1 से अलग हो, डिफरेंट देन 1, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जहाँ मिल रहे हैं वो क्या है? उनके बीच की बाउंड्री। तो ऐसे केस में देखा गया है स्टूडेंट, जब प्रकाश किरण तिरछी सतह पे आपतित होती है तो देखा गया है ए माध्यम में, पहले माध्यम से यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर ये पारदर्शी माध्यम है, पहला और दूसरा दोनों पारदर्शी माध्यम है, तो प्रकाश किरण सीधे जाने की बजाय, वैसे आपके मन में एक चीज़ आ सकता है कि सीधे चली जाएगी पार होके, लेकिन ये देखा गया है स्टूडेंट कि जब माध्यम परिवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो सामान्यतः देखा गया है ये अपने रास्ते पर न जाकर थोड़ा सा रास्ते से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। यू कैन से इट डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, अपने वास्तविक जो मार्ग है पुराना, उससे विचलित हो जाती है। तो यहाँ जो घटना हो रही है, क्या घटना हो रही है? प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर रही है तथा ये अपने रास्ते से विचलित हो जा रही है। तो यहाँ जो भी घटना हो रही है स्टूडेंट, इसी को नाम दिया जाता है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ जो घटना हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो आपने देखा अपवर्तन की परिभाषा जब भी देना होगा तो आप क्या कहेंगे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सामान्यतया क्या होता है? यह अपने मार्ग से विचलित होती है, हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे सामान्यतया शब्द प्रयोग किया है। सामान्यतया मतलब जनरली हमें मुड़ ही जाती है, लेकिन कुछ केसेस हो गए, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चर्चा करें तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम, दो माध्यमों की बाउंड्री है, मान लीजिए ये माध्यम ऊपर 1 नीचे है 2, और प्रकाश किरण मान लीजिए लंबवत आपतित हो रही है, तो ये देखा गया है कि सीधे पार चले जाएगी, यहाँ पर नहीं मुड़ेगी। तो यहाँ भी आप कहेंगे कि अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का। ऐसा नहीं है कि अपवर्तन नहीं हो रहा है, प्रकाश का बिल्कुल यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे मुड़ नहीं रही, लेकिन माध्यम तो क्रॉस हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो यहाँ भी प्रकाश का कौन सी घटना हो रही है? कहेंगे अपवर्तन। ठीक है। तो अपवर्तन मुख्यतः आधारित है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। यहाँ पे सामान्यतः देखिए, ये तो स्पेशल केस हो गया कि उसमें प्रकाश किरण जो है सीधी लंबवत पड़ रही है, लेकिन हमेशा लंबवत तो पड़ेगी नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि वो तिरछी ही पड़ती है, और तिरछा पड़ने की वजह से क्या होगा? वो अपने रास्ते से विचलित होगी ही होगी, और हर जगह उस घटना का नाम क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो एक बार फिर से चर्चा कर ले रहे हैं। व्हेन इट इज फाउंड दैट व्हेन लाइट इंसिडेंट inclined
यहाँ थोड़ा सा तिरछा, जैसे यहाँ पर पढ़ रहा है, देखिए सतह से कुछ एंगल बनाते हुए, inclined to a surface, then it is found that it deviates from its original path। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये देखा गया है कि अपने रास्ते से मुड़ जाती है। और ये जो मुड़ने की घटना, देखिए सीधा रास्ता तो इधर जा रही थी, लेकिन नहीं, यहाँ मुड़ गई बाउंड्री पर। और यहाँ जो घटना हो रही है, अर्थात बाउंड्री क्रॉस कर रही है और मुड़ जा रही है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान घटना है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए इसके बारे में हम आगे की चीज़ें अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने परावर्तन वाले हिस्सा में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर हमने देखा था कि जो परावर्तित किरण है, टकराने के बाद जो प्रकाश किरण लौट रही है वो किधर जाएगी, ये बताने के लिए वहाँ पर कुछ नियम थे जिनको हमने देखा था। क्या नाम था? परावर्तन के नियम। वैसे ही स्टूडेंट, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो यहाँ भी ये जो अपवर्तित किरण है, प्रकाश किरण आपतित हुई तो आपतित किरण हुई, यहाँ जहाँ पड़ी आपतन बिंदु हुआ, फिर उसके बाद जो घटना हुई है अपवर्तन, इसलिए उसके बाद की किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो ये कहलाएगा अपवर्तित किरण। इसको आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है, और ये है आपतित किरण। आपतित किरण मीन्स इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट रे। ओके स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नामकरण है वो क्या है। बाकी चीज़ें आपको पहले से पता है, जो कि हमने परावर्तन में देखा था। जैसे बाउंड्री है, यहाँ पे जहाँ पे आपतित हो रही है उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। यह बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, प्रकाश किरण जैसे यहाँ पे आपतित हुई, समझिए फिर से हम इसको जो है एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये बाउंड्री था और प्रकाश किरण एक ऐसे आपतित हुई। अब देखिए हमने मान लीजिए इसको मुड़ा दिया, इसको हमने जो है थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा दिया कि ये इधर जाएगी। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट एक कह सकता है, कोई भी सवाल उठाएगा कि इधर ही क्यों जाएगी, इधर क्यों नहीं चली गई, यहाँ क्यों नहीं चली, इधर क्यों नहीं चली गई, बहुत सारे उसके पास रास्ता है, क्यों उधर ही जा रही है जहाँ पे आप कह रहे हो। तो फिर से स्टूडेंट उसी तरह जैसा कि हमने परावर्तन में पढ़ा था, यहाँ भी बताएंगे कि देखिए ये परावर्तित किरण अपवर्तित किरण जाएगी तो किसी एक ही दिशा में, हर दिशा में तो जाएगी नहीं। तो जिस दिशा में जाएगी उसके लिए कुछ कंडीशन होगा, क्योंकि रैंडमली तो जा नहीं रही है, हर बार वो सही तरह से जा रही है, एक निश्चित दिशा में जा रही है। इसका अर्थ है वहाँ कोई कंडीशन होगा जिसके हिसाब से वो चल रही है। तो फिर से वो स्टूडेंट वही बात आ गई कि अपवर्तित किरण किधर जाएगी, ये जो अपवर्तित किरण है ये किस दिशा में जाएगी, ये बताने के लिए नियम कुछ बनाए गए हैं और उसको हम कहते हैं अपवर्तन के नियम। तो आइए आगे के टॉपिक में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले जो है उसमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होगी, तो आइए उनको हम एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि जो है जिस टॉपिक के बारे में आपको नाम क्योंकि जिस टॉपिक में कोई नया नाम की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर एक नया टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, आइए उसके बारे में सीख लेते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने चर्चा किया अभी कि एक न्यू टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी हमें पढ़ने के लिए, अपवर्तन के नियम के लिए, तो आइए उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि माध्यम क्या होता है, जिससे होकर कोई चीज़ गुजरता है, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वही होता है माध्यम। और यहाँ पे हमने माध्यम देखा, प्रकाश की बात हो रही है, तो प्रकाशिक माध्यम अर्थात प्रकाश जिससे गुजरता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ज़रा आपको समझाने के लिए। देखिए
रास्ता जिसे हम गुजरते हैं, हम भी तो जो गुजरते हैं, कहीं जाना होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो जो रास्ता होता है क्या हमेशा एक समान होता है? नहीं। हम जानते हैं कि कुछ रास्ता आसान होता है, मतलब कहीं चलना आसान होता है, कहीं कठिन होता है। आप जैसे जा रहे हैं, ऐसे समय जा रहे हैं कि पूरी सड़क खाली है, तो उस समय आपको चलना आसान होगा, बहुत आसानी से आप चल जाएंगे, एकदम स्पीड आपकी उस समय ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए रास्ता पूरा जाम है, बहुत सारे लोग भरे हैं सड़क पर, उसी में से आपको गुजरना है, तो क्या आप वैसे ही चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका जो स्पीड है वो अलग हो जाएगा, अब कि चलना आपको मुश्किल हो जाएगा पहले की तुलना में, और जैसे ही मुश्किल होगा तो स्पीड आपकी घट जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझते हैं। हम देख रहे हैं अगर हम चल रहे हैं, रास्ते में भीड़ कम है, लोग कम है, अर्थात डेंसिटी कम है, तो हमें चलना आसान होता है। और अगर लोग ज़्यादा हैं, डेंसिटी ज़्यादा है लोगों की, तो उनके बीच में से गुजरना हमें मुश्किल होता है, हमारी चाल घट जाएगी। वैसे ही स्टूडेंट प्रकाश के केस में भी होता है। प्रकाश देखिए अलग अलग जैसे माध्यम बहुत सारे होते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, इन सब से होकर गुजर सकता है, लेकिन सब में चलना एक जैसा आसान नहीं होता। कोई कोई जो है, जैसा हमने वहाँ पे बिरल और सघन देखा था, इसमें भी कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश को चलना आसान होता है। आसान कब होगा? इसका अर्थ है वहाँ पे सघनता कम होगी, वहाँ पे बिरल होगा तो इसलिए आसानी से चल रहा है, वहाँ पे उसकी स्पीड अधिक होगी। और कहीं कहीं स्टूडेंट प्रकाश को चलना बहुत मुश्किल पड़ता है, कठिन होता है। तो कठिन होगा इसका मतलब अगर हम सघनता से उसकी कंपेयर करें तो सघनता वहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी, वहाँ ज़्यादा सघन होगा, इसलिए उसको चलना मुश्किल होगा, वहाँ पे उसकी चाल कम होगी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि जो माध्यम है, यहाँ पर जो माध्यम है ये हमेशा एक समान नहीं रहता। माध्यम कभी कम सघन रहेगा और कभी ज़्यादा सघन। और सघन और विरल कैसे हम चेक करेंगे? क्या वहाँ पे प्रकाश को जो है हम प्रकाश की तरह हम अंदर घुस के तो चल नहीं पाएंगे कि हम देख लें प्रकाश को चलने के लिए आसान पड़ रहा है कि कठिन पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या तरीका है? हमने देखा स्टूडेंट कि माध्यम अगर सघन होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, विरल होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी चाल पे। हमने देखा अगर माध्यम सघन है तो वहाँ चलना मुश्किल होगा, वहाँ चाल कम होगी। और अगर माध्यम की सघनता कम है अर्थात विरल है तो वहाँ चलना आसान होगा, अर्थात चाल हमारी अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि माध्यम का जो सघनता है ना, ये पूरी तरह से उसके चाल से संबंधित भी है। अर्थात माध्यम की सघनता को हम चाल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आसानी से कहीं चल रहा है कोई तो हम कहेंगे माध्यम कम सघन है, और अगर चलना मुश्किल है इसका मतलब माध्यम अधिक सघन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम की सघनता को डिसाइड कर रही है। अर्थात माध्यम की जो सघनता है, माध्यम कैसा है, एक इसमें क्या कौन चीज़ हम देख रहे हैं, वो है माध्यम की सघनता। इसमें कहेंगे ये प्रकाश के लिए सघनता देख रहे हैं, सघनता को हम जो है डेंसिटी वर्ड से यूज करते हैं, और यहाँ प्रकाश के लिए है तो हम ऑप्टिकल वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर सघनता खाली की बजाय हम प्रकाशिक सघनता कहें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम जो है तौल कर उसका घनत्व तो नहीं चेक कर रहे हैं, बल्कि प्रकाश के लिए हम उसका घनत्व देखना चाह रहे हैं कि प्रकाश के लिए चलना आसान होगा कि प्रकाश का चलना कठिन होगा। हाँ, तो यहाँ पे माध्यम की हम प्रकाशिक सघनता की बात कर रहे हैं। मीन्स डेंसिटी तो है, लेकिन कैसी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, अर्थात जो द्रव्यमान घनत्व होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मास डेंसिटी नहीं। अर्थात मास डेंसिटी में क्या होता है, हम देखते हैं कि कितना द्रव्यमान ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश के लिए चलना कितना आसान है या कितना कठिन है। ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा कि जो माध्यम की सघनता है इसको एक किस पर डिपेंड कर रही है, ये प्रकाश की चाल पर डिपेंड कर रही है। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम है,
और हमें ये जानना हो कि कौन कम सघन है कौन ज़्यादा सघन है, तो हमें उसको याद रखने के लिए, उनके बीच में तुलना करने के लिए उसको कोई वैल्यू देना पड़ेगा, ताकि हम जान पाएँ कि जैसे अगर किसी को 1 वैल्यू दिए, किसी को 2 दिए, तो हम कहेंगे जो माध्यम जिसकी सघनता 2 है वो 1 वाले से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से समझिए स्टूडेंट, माध्यम की सघनता को अगर हम कोई अंक दे दें, हाँ, माध्यम की सघनता के लिए कोई अंक दे दें, अंक मतलब क्या दे दें, डिजिट, या हम उसको कह सकते हैं इंडेक्स। उसके लिए हम क्या प्रोवाइड कर दें, एक इंडेक्स। तो इस अंक को ध्यान से समझिए, हम फिर से कह रहे हैं, हम बहुत सारे माध्यम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मिलेंगे, तो सब माध्यम को एक दूसरे से अलग बताने के लिए कि किस में प्रकाश का चलना आसान होगा, किस में प्रकाश का चलना कठिन होगा, तो हमने देखा है माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है। तो कौन सा आसान होगा कठिन होगा, अगर हम इनको पहले से जानते रहें तो हमें चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। तो हम इसीलिए कौन आसान है कौन कठिन है, कौन ज़्यादा सघन है कौन कम सघन है, ये बताने के लिए सबको एक नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, सबके लिए एक इंडेक्स प्रोवाइड करा देते हैं। जो ज़्यादा सघन उसका नंबर ज़्यादा रहेगा, जो कम सघन उसका नंबर कम रहेगा। तो वह नंबर मीन्स वह जो अंक यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, माध्यम को जो अंक दे रहे हैं, ये अंक किसको दे रहे हैं, माध्यम को। किसके लिए दे रहे हैं, कि वो प्रकाश के लिए कितना सघन है या प्रकाश के लिए कितना कम सघन है, मतलब विरल है। तो उसके लिए जो अंक देते हैं, इस अंक को हम नाम देते हैं अपवर्तन का अंक, अर्थात अपवर्तन प्लस अंक। इसको हम क्या कह सकते हैं, अपवर्तनांक। अगर हम संधि कर दें तो क्या बन जाएगा, अपवर्तनांक। इंग्लिश में इसको कहते हैं, देखिए अपवर्तन को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इससे बना हमारा वर्ड रिफ्रैक्टिव, और अंक को हमने क्या नाम दिया है, इंडेक्स। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से लिख दे रहे हैं, अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप फिर से बता दीजिए हमें ज़रा, अपवर्तनांक का अर्थ क्या हुआ। हमने देखा है स्टूडेंट, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस केस में कोई माध्यम सघन हो सकता है, कोई माध्यम विरल हो सकता है। प्रकाश जब चलता है तो उसके लिए कोई माध्यम सघन हो सकता है, कोई कम सघन हो सकता है। तो एक अंक, हाँ, इट इज ए नंबर, इट इज एन इंडेक्स, हाँ, एक ऐसा अंक जो किसके बारे में बताए, माध्यम की सघनता के बारे में बताए। लेकिन ये सघनता कौन सी है, प्रकाशिक सघनता है, ठीक है। तो एक ऐसा अंक जो माध्यम की प्रकाशिक सघनता के बारे में बताए, ऐसे अंक को ही, ऐसे इंडेक्स को ही, एक अन इंडेक्स विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। किसके बारे में बताए, ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी, ऑफ मीडियम, अर्थात जो भी मीडियम है वो ऑप्टिकली कितना डेंसर है, ज़्यादा डेंसर या कितना कम डेंसर है, उसको बताने के लिए जो नंबर उसको दे रहे हैं, जो उसको अंक दिया जा रहा है, वही अंक ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे सीखा कि एक यहाँ पे जो नया टर्म हम लोग आगे यूज करेंगे बार बार, वो है अपवर्तनांक। और पूरे अपवर्तन के टॉपिक में, पूरा अपवर्तन का जो हिस्सा है, इसमें ये बार बार आएगा, हर जगह रहेगा मौजूद है अंक, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार चर्चा कर ले रहे हैं स्टूडेंट, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तन अंक एक ऐसा अंक जो किसके बारे में बताता है, प्रकाश की सघनता के बारे में बताता है, प्रकाशिक सघनता के बारे में। और ये सघनता किसकी है, माध्यम का। तो फिर से हम कह रहे हैं, किसी माध्यम की प्रकाशिक सघनता को बताने के लिए जो नंबर हम यूज करते हैं वही कहलाता है अपवर्तनांक। अर्थात फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारे पास 3 माध्यम है, माध्यम एक 1 है, या माध्यम ए है, माध्यम बी है, माध्यम सी है, और एक माध्यम का अंक है 1.2
2, माध्यम बी के लिए अंक दे दिए हमने 1.5, माध्यम सी का दे दिया हमने अंक 2.1। तो हम कहें कि कौन सा सबसे अधिक, ये कौन सा अंक दिया गया है, अपवर्तन का अंक दिया गया है। और हम पूछें कि इसमें से सबसे सघन कौन है, तो हम कहेंगे कि चूंकि अपवर्तनांक ही प्रकाशिक सघनता है, अपवर्तनांक क्या है, प्रकाशिक सघनता ही को हमने अपवर्तनांक नाम दिया है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है अर्थात उसकी प्रकाशिक सघनता अधिक है, ये प्रकाशिक रूप से सबसे ज़्यादा सघन होगा। हाँ, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम, वो मतलब सबसे कम सघन, मतलब वो क्या होगा, सबसे विरल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि प्रकाशिक सघनता को ही हमने नाम दिया है अपवर्तनांक। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे हम एग्जाम्पल आपसे थोड़ा सा और पूछे इसी एग्जाम्पल के सहारे कि प्रकाश को चलने के लिए इसमें सबसे आसान किसमें पड़ेगा, हाँ, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, तो हम जानते हैं स्टूडेंट प्रकाश को चलना आसान तब पड़ेगा जब कम सघन हो, बीच में जगह खाली हो, तब चलना आसान पड़ेगा, अर्थात माध्यम कैसा हो, विरल हो, अर्थात सघनता जितनी कम होगी चाल उतनी ज़्यादा होगी, सघनता जितना ज़्यादा होगा चाल उतनी कम होगी। तो इसलिए स्टूडेंट जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि सघनता का चाल के साथ संबंध है, और सघनता को या हम कहें उसको हमने अपवर्तनांक कह दिया है। तो अपवर्तनांक, अगर जो माध्यम का अपवर्तनांक है इसको हम कहें कि चाल के साथ इसका कैसा संबंध है, तो हमने देखा कि अपवर्तनांक क्या है, सघनता, सघनता अधिक होगी तो चाल उसमें कम हो जाएगी, या उल्टा हम बोले चाल अगर आसान है, चाल ज़्यादा तेजी है, मतलब वो कम सघन है, अगर चाल कम है इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा सघन है। तो एक कम है तो दूसरा ज़्यादा, अर्थात जो संबंध है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के, माध्यम में प्रकाश की जो चाल है उसके साथ कैसा संबंध है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर अपवर्तनांक को एक सिंबल इसके लिए यूज करें तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, एक ग्रीक सिंबल है, तो हम कह सकते हैं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। और हम जानते हैं कि ये एक नंबर है, अर्थात इसकी यूनिट नहीं है। अब देखिए, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं स्टूडेंट, देखिए नीचे क्या है, चाल, और हम चाह रहे हैं कि उसमें मात्रक न रहे, सिर्फ एक अंक है, तो ऊपर जो हमें यूनिट देना पड़ेगा उसमें भी चाल का ही मात्रक होना चाहिए। तो यहाँ भी हम चाल ही ले लेते हैं कांस्टेंट के रूप में, और वो होता है प्रकाश की ही चाल, जो कि हम यहाँ पे लेते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में, क्योंकि ये कांस्टेंट चाहिए। अब प्रकाश की चाल कांस्टेंट, सबसे सही ऑप्शन है इसका निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल जो भी है वो नियत होती है। ठीक है, तो उसको हम एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक और एक्सप्रेशन बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल टू c/v। जहाँ की c क्या है, हमने देखा c है निर्वात में प्रकाश की चाल, c है निर्वात में प्रकाश की चाल। C is the speed of light in vacuum. It is speed of light in vacuum। ठीक है, वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए एज ए कांस्टेंट उसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि म्यू जो है वो प्रकाश की चाल निर्वात में डिवाइडेड बाई है प्रकाश की चाल मीडियम में। वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, दिए गए माध्यम जिसका हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसी के में चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हम यहाँ एक सवाल दें आपको कि म्यू का मात्रक क्या होगा, तो आपने देखा स्टूडेंट ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है,
तो चाल के मात्रक से चाल का मात्रक कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यह मात्रक विहीन राशि है, यह विमा विहीन राशि है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। एक दो बातें यहाँ पे और जो आपको ध्यान रखना है, जल्दी से चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, आप जब यहाँ अपवर्तनांक निकाल रहे हैं किसी माध्यम का, तो किसी दूसरे माध्यम को यहाँ पे आपने नहीं यूज किया है, आपने यहाँ पे एक ही माध्यम लिया है, उसी में चाल निकाला है। तो इसलिए ये उसी माध्यम का जो है आप किसी और के सापेक्ष नहीं ले रहे हैं, इसीलिए जो यहाँ पे अपवर्तनांक आएगा उसको हम कहेंगे निरपेक्ष, अर्थात किसी और के सापेक्ष तो है नहीं, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर हम अपवर्तनांक किसी और से तुलना कर रहे हैं कि उससे दुगुना ये सघन है, उससे 3 गुना सघन है, तो सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसका मतलब तो हम उसको सापेक्ष अपवर्तनांक नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दो माध्यम है ए और बी, ए का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक है 1 और बी का निरपेक्ष अपवर्तनांक है 2। तो हम कहें कि बी ए से कितना सघन है, हाँ, हम ऐसे कह रहे हैं कि म्यू ए क्या है, म्यू ए का मान है 1 और म्यू बी का मान है 2। तो हम अगर कहें कि म्यू बी का म्यू ए के साथ कैसा संबंध है, तो कहेंगे म्यू बी जो है वो म्यू ए का डबल है। अर्थात जो माध्यम बी है वो ए से दुगुना सघन है। तो यहाँ इस तरह से जो अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं, मतलब बी का अपवर्तनांक हम ए से तुलना कर रहे हैं, तो इसको हम नाम देंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात हम बी का ए के सापेक्ष देख रहे हैं कि ए से दुगुना है कि ए से 3 गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बी का अपवर्तनांक देख रहे हैं वो किससे तुलना करके चेक कर रहे हैं, ए से, इसीलिए हम इसको कहेंगे बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम बी का किसके सापेक्ष, माध्यम ए के सापेक्ष, अर्थात जिसके सापेक्ष लेते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू बी यहाँ पर ए लिखते हैं। स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान रखना कि ए म्यू बी लिखा है, इसका मतलब म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए, ये कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक, मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये बातें जितना हमने आज चर्चा किया स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। हमने यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ चर्चा किया है वो है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक हमने देखा कि माध्यम की सघनता को बताता है, जितना सघन होगा उतना अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जितना विरल होगा उतना अपवर्तनांक कम होगा। और चाल में क्या संबंध है, तो हमने देखा चाल जो है अपवर्तनांक से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, अर्थात अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो चाल कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो चलिए आगे की क्लास में इसका हम यूज करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।